करते हुए अपनी बात की समाप्ति करते हैं। सभापति जी, मैं एक ऐसे बजट के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं कि जिसमें एक बड़ा भयावह परिणाम सामने आने वाले। इसके गर्भ में महंगाई पैदा करने वाली व्यवस्था, समाज के विभिन्न वर्गों का शोषण, आर्थिक स्थिति का बिल्कुल विनष्टीकरण और सीमाओं की असुरक्षा इसके गर्भ से जन्म लेने वाली है। मैं माननीय वित्त मंत्री की कुशलता की तारीफ करूंगा कि उन्होंने फिर भी इन परिस्थितियों में एक ये तस्वीर पेश करने की कोशिश की है कि उम्मीद रखो ठीक हो जाएगा। लेकिन उम्मीद कैसे रख सकते हैं? जो आज स्थिति हमारी आर्थिक बन गई है कि महंगाई बढ़ेगी, तनख्वाह बढ़ेगी, तनख्वाह बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी, सरकार के ऊपर ये घाटा बढ़ेगा। उसकी प्रतिपूर्ति के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए आपके पास संसाधन की कमी होगी। तो इसमें हम क्या आशा करें कि इससे क्या प्राप्त होगा? हमारी अर्थव्यवस्था आज कुल मिला के कारपोरेट जगत के ऊपर ही निर्भर कर रही है। ये बुरी बात नहीं है। मैं इसका जितने भी उद्योग बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, तरक्की होगी। लेकिन जो बुरे से बुरे वक्त में भी हमें जीवित रहने के लिए जो क्षेत्र काम करता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए तब भी यहां का किसान आपको 2 वक्त की रोटी दे देता है। आज आप किसान के नाम के ऊपर क्या कर रहे हैं? इस बजट में कहीं मुझे कोई, ये जरूरी नहीं है कि बहुत से आपके पास संसाधन इतने बढ़ जाएं कि आप ये खर्च करें, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो आप व्यवस्था में सुधार करके और उसे लाभप्रद बना सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि आप अन्न उत्पादक खर्चे जो कर रहे हैं उसका राजनीतिक लाभ उठाना छोड़ दीजिए। मनरेगा जैसी योजनाएं रोजगार देने के लिए एक अच्छा अवसर हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को भी जन्म देने के लिए वो इससे ज्यादा स्वर्णिम अवसर कभी नहीं मिलेगा। किसी शायर ने कहा है भ्रष्टाचार के बारे में, आप उसे देखें कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, हर चाक पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? आप ये देखें कि आज नरेगा जैसी योजना का रूप क्या हो रहा है। अगर इसे उत्पादन से जोड़ दें तो आपको बिना किसी खर्चे के किसान को कोई राहत आप दे सकते हैं। मेरे पास, क्योंकि आप सब अर्थशास्त्री हैं, तिरुवल्लुवर जी के आपने उद्धरण पेश किया, वो महान चिंतक थे और उनसे प्रेरणा युगों तक मिलती रहेगी। लेकिन इस देश में ऐसे भी हुए हैं कि जो बिल्कुल निरक्षर थे, लेकिन वो जो 2 शब्द कह गए हैं उसके ऊपर सारी दुनिया में आज भी रिसर्च हो रही है। जैसे कबीर को मैं कहता हूं, कबीर ने कहा, क्योंकि मैं बोलने के समय आंकड़ों में वक्त बर्बाद नहीं करता, क्योंकि आंकड़े तो सबने पेश कर दिए हैं, आपने उसके पक्ष में कर दिए और इधर से विपक्ष में हो गए, तो आंकड़ों से समस्या हल होने वाली नहीं होती है। तो कबीर ने 600 साल पहले आप जैसे विद्वानों के लिए कहा था कि तू कहता पुस्तक की लेखी,
और मैं कहता आंखों की देखी। इन दो शब्दों में पूरी फिलॉसफी है। आपके ये आंकड़े जो हैं ये जमीन के नहीं हैं, ये किताबों के। आप कहते हैं कि दुनिया में हम दूध 1 नंबर पे दूध के उत्पादक बन रहे हैं 2 नंबर के, लेकिन आपको मालूम है कि 40% दूध इस देश में सिंथेटिक दूध बन रहा है और ज्यादा बन रहा है। आप इसे उत्पादन कहेंगे? ये लोगों के लिए मौत के सौदा है। और दूसरी तरफ हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हम किसी गौपालक को या भैंस दुधारू पशु को पालक को पुरस्कृत नहीं करते हैं। हम पुरस्कृत करते हैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने, मैंने फोटो देखी कि जो मांस का सबसे ज्यादा निर्यात किया है उसे पुरस्कृत कर रहे हैं। दुनिया से हम गाय मंगा रहे हैं। हमारी गाय 5 साल के अंदर देखने में नहीं मिलेगी जो दुनिया की सबसे अच्छी नस्लों में। हमने उनकी नस्ल सुधार के लिए कोई काम ही नहीं किया। आज उनके जीवित रहने के लिए वो अनार्थिक जबरदस्ती बना दी गई। हाँ, एक चक्र है। क्या यहां पर पशुओं को जीवित रहने का अधिकार नहीं है? केवल हमें है? यह प्रकृति सबके लिए है। और यही देश है जहां से यह आवाज उठी थी कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ये जो शरीर है वही ब्रह्मांड है, सब कुछ उसमें है। पशु भी है, पक्षी भी है, पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, समुद्र भी है, नदी भी है, वृक्ष भी है और मनुष्य भी है। तो जहां इतना विशाल हमारा चिंतन है, वहां पर हम देख रहे हैं कि पर्यावरण की समस्या से मौसम में परिवर्तन आ रहा है। याद नहीं, कल हमारे कृषि व्यवस्था को बिल्कुल चौपट करेगा, कर रहा है। अगर जिस जगह हर चीज के दाम आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, खाद के दाम बढ़ा रहे हैं, मजदूरी बढ़ रही है, बीज के दाम बढ़ रहे हैं, सारी जितनी कृषि के में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं सबकी कीमतें बढ़ रही है। लेकिन उस किसान के लिए आप अगर 8 आना 50 पैसा भी बढ़ा देते हैं समर्थन मूल्य, तो बहुत बड़ा। और ये कहा जाता है महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि गरीब आदमी खाता ज्यादा है। वो पैदा करता है और मरता है। जो 1 पैसे का उत्पादन नहीं करता है वो शराब पीकर घूमता है। इसमें इस बजट में कहां ये है? अगर आप केवल इसमें इतना 2-3 काम कर दें। मैं जयराम रमेश जी बैठे हैं, मैं उन्हें भी उनका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने आज मुझे आपसे विशेष अनुरोध है कि कुछ मुद्दों को ले दिए, बाकी मैं आंकड़े में समय नहीं। बोलिए आप पर संक्षिप्त में बोले जरा। तो मैं आपको भी कह रहा हूं कि मनरेगा में अगर आप कृषि उत्पादन से जोड़ दें, किसान मिलते हैं कि उनकी फसल गेहूं और चावल के ऊपर आप कह रहे हैं कि हम अन्न के उत्पादन में बहुत आगे हो गए हैं। ये मजबूरी में हो रहा है। आज सारी दुनिया फल और सब्जी और दूसरी चीजें पैदा करके जहां का किसान मालो माल हो रहा है, वहां पर केवल गेहूं और चावल के ऊपर हमारा किसान, इसलिए कि मजबूरी है कि वो तो आसानी से हो जाएगा, बाकी चीजों के लिए उसके पास साधन नहीं है। तो अगर मनरेगा का 30% खर्चा आज गेहूं की फसल तैयार होने पर उसकी कटाई पर खर्च हो जाता है, लेबर में, आप अंदाज लगाइए। क्या आप उसे कुछ देने के बजाय आपने जो स्थिति पैदा की है उसे मजदूर मिलते नहीं है। जो शर्तें रखते हैं फसल खड़ी है उसे कटाने के लिए, वो मानने के लिए मजबूर होता है। अगर आप 2 महीने 1 महीना जो फसल की कटाई का समय होता है, मनरेगा का सारे काम गांव के बंद करके
केवल खेत में कटाई के लिए जहां जरूरत है उसको दे दें। अब संक्षिप्त करें, ठीक, आज संक्षिप्त। आप देखेंगे कि वो 30% तो उसका बचा। कुछ जब बड़े काश्तकार हैं वो क्या कर रहे हैं कि मशीन से वो गेहूं कट का है, लेकिन जो उसका बाई प्रोडक्ट है भूसा, जिसे पशु पलते हैं, वो लेबर न मिलने के कारण या इतनी महंगी होने के कारण कि वो मंडी तक भेज नहीं सकता है, वो वहीं उसे जला देता है और आज पशु को चारा नहीं मिल रहा है। आप क्या बिना कुछ उनके ऊपर दया किए हुए कटते हुए तो नहीं रोक पा रहे हैं। इस देश में विनोबा भावे ने आत्माहुति दे दी गोरक्षा के लिए, अन्न जल छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, लेकिन वो बंद नहीं हुई हत्या और आज तो पुरस्कृत हो रही है। आपने भी इसमें मांस निर्यात के लिए काफी उत्साह दिखाया है, लेकिन कभी दूध उत्पादन के लिए जो वो पशु हैं उनकी रक्षा के लिए भी कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। आप संक्षिप्त करें, क्या कर रहे हैं, समाप्त करें। नहीं, ये जो बजट में और लोगों ने ये विषय नहीं उठाए, मैं केवल ये कह रहा हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इनके बारे में कुछ करें। ठीक है, अब समाप्त इसलिए करें, मैं थोड़ा समय और चाहता हूं। समाप्त करें प्लीज। तो मान्यवर, अगर ये चक्र जो है पशु, श्रम और जमीन, ये तीनों का चक्र अगर बराबर बना रहेगा तो आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था उठेगी। लेकिन ये इतने से भी बात से फैसला कोई नहीं करने को तैयार है। ठीक है, हो रहा है ये कि 10,000 से ज्यादा प्रतिदिन ये दुधारू पशु स्मगल होकर बांग्लादेश जा रहे हैं, पड़ोस में जा रहे हैं, कट रहे हैं, मॉडर्न स्लॉटर हाउस लग रहे हैं, लेकिन इनके पालन के लिए ब्रीडिंग सेंटर कोई नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मेरी एक गौशाला है, मैं भारतीय नस्ल की गाय का कुछ कलेक्शन करके दिखाना चाहता हूं कि देखो ये कितनी लाभदायक हैं और कैसी हैं, लेकिन कोई बता सकता है कि मुझे शुद्ध नस्ल की अच्छी गाय देश भर में कोई ऐसा सेंटर है कि जहां मिल जाएंगी? ये विषय आपके विचार के लिए है या नहीं? समाप्त करें। जी हाँ, अपने बात ब्राजील ने, मैं आपने आपको कह दी अपनी बात, अंतिम बात कही। हमारे वहां की हर राज्य में गाय की एक नस्ल है। गुजरात में गिर नस्ल की गाय, इस गिर से ब्राजील की अर्थव्यवस्था बदल गई। जो यहां 8-10 लीटर देती है, वहां 60 और 70 लीटर तक दूध देने लगी। हम क्या अपने वहां नहीं कर सकते? ये अभी मुझे कुछ विद्यार्थी मिले थे, वो शोध कर रहे हैं साहिवाल गाय पर। वो कहते पाकिस्तान में 25 लीटर तक की हैं, पहले उधर से इधर आ जाती थी, अब रुक गई। यहां सब तो स्लॉटर हाउस जा रही है, नस्लें खत्म हुई जा रही है। उसे मैं आश्चर्य में आया, उसने बताया, मानव आपके भी रुचि का विषय है। ठीक है, सुन रहा तो हूं। ये जी हाँ, समाप्त करें। मैं कि साहिवाल पर जो शोध कर रहा है, जी हाँ, उसने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ठीक है, में, समाप्त करें। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में शुद्ध साहिवाल का इतना बड़ा जखीरा है, ठीक है, जो 40 लीटर दूध देती है और हर मौसम में हर जगह दूसरे के मुकाबले उनका दूध भी अच्छा होता है। हम क्या वो ये 5 साल अगर वो ये ब्रीडिंग सेंटर अगर खोल दिए जाएं और उसमें जो चाहे खरीदे, कल देखिएगा आपकी दूध का उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए कृषि अर्थव्यवस्था को हम समग्रता में देखें। ठीक है, पर्यावरण, पानी के लिए जो कुछ दिन बाद हालत होने वाली है। श्रीमान ग्राम विकास मंत्री जी, अभियान चला के जल संरक्षण के लिए कुछ करिए, और ये मनरेगा का इस्तेमाल उसमें भी हो सकता है। आप वो तालाब खुदवा रहे हैं, हाँ जी, जिसमें ना पानी आता है ना रहेगा। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, बोलिए। तो आप अगर उसकी जगह नथिंग, हाँ बोलिए। ठीक है, तो सारा बारिश का पानी जमीन के अंदर चले जाएगा, हम कितनी बड़ी सेवा कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। इसमें कोई खर्चा नहीं। अब समाप्त करें, अब समाप्त करें, बिल्कुल, हाँ समाप्त करें। तो मैं आपको आज हमारे लड़का का विषय उठा, पाकिस्तान से संबंध देख रहे हैं,
बस समाप्त करें। सैनिक बजट में कमी क्या हमें किस तरह की ध्यान रखें? ठीक है, समाप्त करें बस। आप FDI की बात कर रहे हैं, मैं ITI की बात नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। हाँ, समाप्त करें अब। ये दलाली खत्म हो, देश में हथियार बनना शुरू हो, इसमें आप समाप्त करें। बहुत समय दे समय। अगर सोना इस देश में इतना है, आप उस पर ड्यूटी लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। मैं तो इस पक्ष में हूं कि पूरा इंपोर्ट बंद कर दीजिए। देश में इतना सोना है, क्या सोना आप समाप्त करें। जगदानंद जी बोलिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। सोना उतना रहेगा और विदेशों में सोना हमें मंगाना नहीं पड़ेगा। आपकी समस्या हल हो जाएगी, जिसके लिए आप परेशान हैं। तो इसलिए आप समाप्त करें। हाँ जगदानंद जी बोलिए। कैसे सभापति जी, मैं तो उन 100 दिनों का इंतजार कर रहा हूं जो पहली बार इस 15वीं लोकसभा में रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। 100 दिन का समय लिया था। अरे दो आदमी एक साथ कैसे बोलेगा? चलिए वो 100 दिन कब आएंगे? आपको कितना मिनट बोलना है? अब समाप्त करें। ये इनकी कृपा क्या करेगा? हाँ? हाँ चलिए बोलिए आप। दो आदमी जगदानंद एक जी साथ, बोलिए, आप बोलिए ना, आप सभापति जी, बोलिए। कैसे दो एक आदमी साथ बोलेगा? बोलिए, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा आपका, बोलिए आप शुरू करिए। समाप्त करें। सभापति बोलिए